जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इस इलेक्शन के बाद एक चीज तय हो चुकी है कि 9 मई का बयानिया वाकई दफन हो गया है और वो लोग जो 9 मई के जिम्मेदार थे वो अब ज्यादा पावर के साथ इक्तदार में आ रहे हैं और स्टेट एक साइड पे खड़ी होकर सहम के उन लोगों को देख रही है। ऐसा क्यों है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी को सजा सुनाई तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का क्या रद्द अमल है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे और आने वाले दिनों में सियासत कौन सा रंग इख्तियार करेगी ये भी इसी वीलॉग में बताया जाएगा। मैं आज का वीलॉग स्टार्ट करने से पहले आपको 3 वाकयात सुनाना चाहता हूं और 3 वाकयात के अंदर पाकिस्तान की तारीख भी है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हुआ था तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सहाफ़ियों को बुलाना शुरू किया था। जो इब्तदाई तौर पे 7-8 सहाफ़ियों को बुलाया जाता था उनमें मैं भी शामिल था। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी वापस नहीं आएंगे, उन सबको मैंने दफन कर दिया हुआ है और अगर वो वापस आए तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के आएंगे। वो कहते थे ओवर माई डेड बॉडी। और उस वक्त भी हमने उनसे ही कहा था कि जनाब जो कुछ आप कह रहे हैं हम आपकी बात मान लेते हैं, हम स्टेट का नैरेटिव जो है हम उसको बाय कर लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कल को अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आ गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो फिर हम कहां पे स्टैंड करेंगे। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनकी टीम का यह कहना था कि यह कभी मुमकिन ही नहीं है कि वो दोनों वापस आ सकें। बहरहाल वो वक्त गुजर गया और फिर उसके बाद हमने एक वक्त ऐसा देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान एक बाकायदा मुआहदा हुआ और उसको एनआरओ का नाम दिया गया। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी वापस आई और उस वक्त जो जो लोग जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़े थे बाद में उन सबको मुंह की खानी पड़ी, बल्कि वो शर्मिंदगी से दाएं बाएं देख रहे थे। फिर जब इमरान खान साहब को लाने का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त बार बार ये कहा जा रहा था, बल्कि मीडिया के बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये शरीफ फैमिली ये दोनों पुराने हो चुके हैं और अब इनका दौर खत्म हो चुका है, अब ये कभी वापस नहीं आ सकेंगे और बल्कि अब अगर जब इनको बाहर फेंका जाएगा तो इनकी हड्डियां तक गल जाएंगी। ये बार बार कहा जा रहा था और हमारे कुछ साथी ऐसे थे जो बाकायदा इस ट्रैप में आ गए और उन्होंने ऐसा नैरेटिव ले लिया जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नैरेटिव था और हम उनको समझाया करते थे कि यार पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। आज स्टेट जिसको दुश्मन डिक्लेयर कर रही होती है कल उसी के साथ दोस्तियों की पींगें बढ़ा रही होती है, फिर उन्हीं के साथ बैठी होती है, फिर उनके साथ इक़्तिदार शेयर कर रही होती है। तो बेहतरीन जर्नलिज्म यही है कि आप दरमियान का रास्ता अख्तियार करें, आप ना इस साइड पे खड़े हो ना इस साइड पे खड़े हो, सच पे खड़े हो और दरमियान में खड़े हो। लेकिन हमारे साथियों ने वो बात कबूल नहीं की और उस वक्त आपको याद होगा जब 2014 में मैंने इमरान खान साहब के खिलाफ बात करनी शुरू की थी तो सबसे पहले मुझे गाली पड़ी और उसके बाद फिर गालियां पड़ती चलेगी। ये जो 8 फरवरी 2024 तक मैं मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हदफ रहा, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी रियायत कर रही है मेरे साथ, क्योंकि अब उन्हें शायद महसूस हो रहा है कि मैं इमरान खान साहब के साथ शामिल हो गए, जबकि मसला ये है कि मैं दरमियान में खड़ा हूं और मैं सच पे खड़ा हूं। अब आप देख लें जो लोग 2018 में इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, बल्कि 2013 से स्टार्ट कर लें, 2013 से लेके 2018 और 2018 से लेके 2022 तक जो इमरान खान के साथ खड़े थे उसके बाद वो कहां स्टैंड कर रहे हैं, वो उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। उनमें से बेशुमार लोगों को मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ गया, इमरान रियाज को जेल के अंदर रहना पड़ा, बल्कि उसको तो 4-6 महीने ऐसे भी गुजरे कि जब उसकी फैमिली को पता ही नहीं था कि वो हयात भी है या नहीं है और इस वक्त वो कहाँ है ये भी आप देख रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो बाकायदा स्टिक कर गए थे इमरान खान साहब के साथ, उनके साथ क्या हुआ। और फिर आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वापस आई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी वापस आई और वो तमाम लोग जो ये समझ बैठे थे आज से 1.5-2 साल पहले या 5 साल पहले या 7 साल पहले कि शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली का दौर खत्म हो चुका है, आज वो कहाँ पे है। तो सेम इसी तरह अब दोबारा वही काम हो रहा है और इस बार ये कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है ये चलेगा और जो बाकी जो लोग हैं वो सब फारिग हो जाएंगे। तो अब भी जो लोग इस सिस्टम के ऊपर बिलीव कर लेंगे, जो ये बिलीव कर लेंगे कि ये हुकूमत 5 साल चलेगी, एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी और ये डिलीवर करेगी, जो लोग इनके साथ खड़े होंगे आप देख लीजिएगा कल उनका क्या हश्र होगा। और इससे भी पहले अगर थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाऊं और 9 मई को ले आऊं तो अब आप देख लें कि 9 मई का जब नैरेटिव हुआ तो उसके बाद जो जो लोग स्टेट के साथ खड़े हुए आज वो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि ए को बी होते और बी को ए होते, बल्कि ए को जेड होते और जेड को ए होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगते। यहाँ पे चीज़ें वाकई बदलती हैं। वो जो अल्लाह ताला ने कहा था ना वक्त बदलता रहता है,
मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने एक यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया था, लेकिन यहां पे तो हर 2-3 महीने बाद वक्त बदल जाता है। और इसकी जो बदतरीन मिसाल, मैं दोबारा कहूंगा, बदतरीन मिसाल जो है वो 9 मई के वाकयात हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 9 मई जैसे वाकयात नहीं हुए। इवन 1971 के अंदर भी जब बांग्लादेश अलग हुआ, जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस वक्त भी स्टेट के जो सिंबल्स थे उनके ऊपर इस तरह हमला नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, उस वक्त भी किसी ने स्टेट के सिंबल्स पे हमला नहीं किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उस वक्त बहुत ज़्यादा आग लगी सिंध के अंदर, लेकिन किसी ने स्टेट के इदारों के ऊपर हमला नहीं किया था। लेकिन 9 मई को क्या हुआ, कोर कमांडर के घर जो कुछ हुआ आपके सामने है। फिर जो शोहदा की यादगारें हैं उनके साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। फिर जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर जो कुछ हुआ वो आपके सामने। कंटोनमेंट्स की तरफ जो मार्च किया गया वो आपके सामने। जो नैरेटिव सोशल मीडिया के ऊपर बयान किया वो आपके सामने है। और उस वक्त ये महसूस होता था कि स्टेट वाकई अब जाग गई है और अब ये किसी शख्स को स्पेयर नहीं करेगी। लेकिन आप देख लें 9 मई और आज आप मार्च के महीने में आ गए 2024 के, तो इन महीनों को आप खुद शुमार कर लें। इन महीनों के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को गायब किया गया, लोगों को एक जमानत के बाद दूसरे जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। एक कैद खाने से कोई शख्स रिहा होता था, सामने एक दूसरा ब्लैक डाला खड़ा होता था, पुलिस वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही होती थी, फिर पुलिस उनको गाड़ी में बैठाती थी और उनको ले जाती थी। फिर ज़मानतों का, फिर कोर्ट्स का एक सिलसिला शुरू हो जाता था और वो सिलसिला चलता रहा। और जो लोग ये समझ बैठे थे कि स्टेट बड़ी तगड़ी है और इस बार स्टेट पीछे नहीं हटेगी, आज वो कहाँ पे खड़े हैं। आप देख लें कि 9 मई जो इतना संगीन किस्म का दौर था, जो इतने संगीन किस्म के वाकयात हुए और ऐसे वाकयात जिनके बारे में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुए और ना ही स्टेट इन वाकयात को आसानी से हजम कर सकेगी, तो आज वो वाकयात कहाँ पे हैं। आप देख लें 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया। तो उस वक्त कितने लोग थे जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ बातें की थी और उन सब ने कहा था कि अब ये गद्दारों के साथ शामिल हो रहे हैं। ऐसा ही था ना। लेकिन आज आप देख लें क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब सच्चे साबित नहीं हुए। यानी वो तमाम लोग जिनको स्टेट ये समझती थी कि 9 मई के जिम्मेदार हैं, आज वो कहाँ पे। शहरयार अफरीदी साहब MNA इलेक्ट होकर कौमी असम्बली के अंदर खड़े हुए हैं। फैसल जावेद साहब दोबारा अपीयर होके जमानतें करवा के वो सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं। असलम इकबाल साहब ज़ेरे ज़मीन थे, जमानत करवा के अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी वक्त भी वो पंजाब असम्बली में आ जाएंगे। हमाद अजहर साहब छुपे हुए हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा अनकरीब हमाद अजहर साहब भी आपको हर जगह पे नजर आएंगे। शानदाना गुलजार साहिबा और शहरयार अफरीदी जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात थे, वो दोबारा कौमी असम्बली का हिस्सा बन गए। मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि ऐसे 41 लोग हैं जो आज से 1 महीना पहले तक स्टेट के मुजरिम थे और वो मुंह छुपाते फिर रहे थे। वो किसी जगह अपीयर नहीं हो रहे थे, उनकी जमानतें नहीं हो रही थी। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो बाकायदा जेलों के अंदर थे। लेकिन फिर अब वो सब लोग इलेक्ट होके 41 लोग अब असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। और सिर्फ असम्बलियों के अंदर नहीं बैठे हुए, वो इमरान खान साहब के पोस्टर लहरा रहे हैं, वो इमरान खान साहब के मास्क पहन के कौमी असम्बली में आ रहे हैं, वो इमरान खान साहब की तस्वीरें डाइस पे रख के दस्तखत करते हैं, फिर उन तस्वीरों को चूमते हैं। फिर वो कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाते हैं। एक साइड पे मीडिया के ऊपर पाबंदी है कि वो इमरान खान का नाम नहीं चला सकता, वो इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं दिखा सकता, वो इमरान खान का कोई पुराना क्लिप नहीं दिखा सकता, वो इमरान खान साहब के नारे नहीं सुना सकता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों में इस वक्त इमरान खान के नारे भी लग रहे हैं, इमरान खान की तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, इमरान खान की तस्वीरों को चूमा भी जा रहा है। और वो लोग जो कल तक मुजरम थे, आज वो बाकायदा मोअज़्ज़ज़ अरकान बन के असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो एक जिसको स्टेट बहुत बड़ा मुजरम करार देती थी, अली अमीन गंडापुर, वो अब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो ऐलान कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर FIR 9 मई की वापस ना हुई तो मैं भरपूर कार्रवाई करूंगा और फिर मैं उन तमाम लोगों से निपटूंगा। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो आरोज जिन्होंने इलेक्शंस में धांधली करवाई, उनकी एक वॉल ऑफ शेम बना के उनके ऊपर उनकी तस्वीरें भी लगाई जाएंगी और पूरे पेशावर बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा को कहा जाएगा कि इन तस्वीरों के सामने खड़े होकर पता नहीं क्या करें, या उनको शेम या उनको शर्म दिलाएं वगैरह वगैरह। तो अब आप देख लीजिए कि वो लोग जो कल के मुजरम थे, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब शामिल हैं, जिसमें उमर अयूब साहब शामिल हैं, जिसके अंदर शहरयार अफरीदी शामिल हैं, जिसके अंदर फैसल जावेद शामिल हैं, जिसके अंदर असलम इकबाल साहब शामिल हैं, जिसके अंदर यास्मीन राशिद साहबा शामिल हैं और जिसके अंदर जुनैद अकबर साहब शामिल हैं, वो आज कहाँ हैं? वो सब के सब ऐवानों के अंदर खड़े हुए हैं
और बाकायदा वो तकरीरें कर रहे हैं, बाकायदा वो इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, और स्टेट बाकायदा उनको स्पेस भी दे रही है। और कल को जब ये किसी न किसी ओहदे पर पहुंचेंगे तो स्टेट बाकायदा इनको सल्यूट भी करेगी और इनको प्रोटोकॉल भी देगी। जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब को सल्यूट भी पड़ रहा है इस वक्त, वो गॉर्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी कर रहे हैं, और साथ साथ वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के अंदर घर जा रहे हैं, असम्बली आ रहे हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि स्टेट कितनी जल्दी तब्दील हो जाती है, और स्टेट वो जराइम भी माफ़ कर देती है जो मेरा नहीं ख्याल कि तारीख भी उनको माफ़ कर सकेगी। आज से पहले किसी शख्स ने कोर कमांडर के हाउस पे हमला नहीं किया था, उसने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती नहीं की थी, लेकिन ये लोग उसके मुर्तकिब हैं। और अगर ये मुर्तकब हैं तो फिर ये सरकारी ओहदों तक कैसे पहुँच गए, और अगर ये मुर्तकब नहीं थे तो फिर इन्हें इनके खिलाफ FIR क्यों हो गई थी, फिर इन्हें सजाएं किस से जुर्म में दी जा रही थी, फिर इन्हें बार बार गिरफ्तार क्यों किया जा रहा था। एक सवाल है जो हमारे जैसे न्यूट्रल सहाफ़ियों को पूछना चाहिए, स्टेट से भी और सरकारी इदारों से भी। और आप तुरफा तमाशा देखिए, बल्कि आप एक अलमिया देखिए, मैं अलमिया कहूँगा कि अलमिया देखिए कि एक साइड पे स्टेट के कहने पे एक डिप्टी कमिश्नर जिसका नाम इरफान नवाज मेमन है, उसने स्टेट के कहने पे शानदाना गुलजार साहिबा और शहरयार अफरीदी को 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके पास जमानत थी। और उनके ऑर्डर पे SSP जमील जफर ने जाके उनको गिरफ्तार कर लिया, और फिर साथ जो SHO था जिसने उनके खिलाफ पर्चा किया या FIR काटी, नासिर मंजूर थे। इन तीनों को सजा हो गई है, इन तीनों को सजा हो गई है, डिप्टी कमिश्नर को सजा हो गई, SSP को सजा हो गई, SHO को सजा हो गई। और वो लोग जिन्हें स्टेट मुजरम समझती थी, जिनके खिलाफ स्टेट ने कहा था कि जाके नया पर्चा बनाएं और इनको गिरफ्तार करें, वो आज कौमी असम्बली में खड़े, और कौमी असम्बली में खड़े होकर वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो आज फिर हम इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम वाकयात को कहाँ रखेंगे? अगर आज स्टेट अपने ऊपर की गई ज्यादती को भूल गई, अगर उसने अपनी बेहुरमती को माफ़ कर दिया और खुले दिल के साथ माफ़ कर दिया, तो कल स्टेट के साथ कौन खड़ा होगा? क्या कोई ब्यूरोक्रेट होगा जो स्टेट के कहने पे किसी शख्स को गिरफ्तार करेगा? क्या कोई जज होगा जो स्टेट की ख्वाहिश के ऊपर किसी को सजा देगा? क्या कोई जर्नलिस्ट होगा जो स्टेट के कहने पे एक बाकायदा नेशनल नैरेटिव लेगा और किसी सियासी जमात के खिलाफ खड़ा होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में ये हो सकेगा। तो आज फिर साबित कर दिया स्टेट ने कि स्टेट का कोई फिक्स्ड मौक़िफ़ नहीं होता, स्टेट की कोई प्रॉपर तौहीन नहीं होती, और अगर तौहीन होती है तो स्टेट किसी वक्त भी माफ़ कर सकती है। लिहाजा वो मुजरम जो आज के मुजरम हैं कल के वो हीरो हो सकते हैं, और जो आज के हीरो हैं वो कल के मुजरम हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने मेहरबानी करने शुरू कर दी है और स्टेट ने अपना दिल खुला कर लिया है, तो फिर उसे अपनी हार मान के इमरान खान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उन सबको भी वापस ले लेना चाहिए, स्पेशली 9 मई के केसेस। अब इसके बाद उनका तुक बनता नहीं है, तो कम से कम ये जो प्रोसीडिंग चल रही है 9 मई के केसेस की, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर स्टेट के पैसे लग रहे हैं। और बाकी जो जराइम, जिन जराइम में उनको सजाएं हुई हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ज़मानत दे के उनको रिहा कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत बनती है, क्योंकि उनके तो कुछ जुर्म भी नहीं है ज़्यादा, ना उन्होंने इद्दत में निकाह किया है, ना वो तोशा खाना केस के अंदर मुलव्वस हैं, और ना ही उन्होंने 9 मई के को वाक़यात का जिम्मेदारी कबूल की है, ना ही वो जिम्मेदार हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब के साथ भी बड़ी ज़्यादती है कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, उसको आपने जेल में रखा हुआ है। तो आपने जब माफ़ी करना था, जब आपने खतीजा शाह को माफ़ कर दिया, जब आपने शहरयार अफरीदी को माफ़ कर दिया, जब आपने असलम इकबाल की 22 ज़मानतें होने दी, जब आपने फैसल जावेद की ज़मानतें कबूल कर लें, और इसके साथ साथ बाकी तमाम लोग भी जो इस वक्त 41 के 41 असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, उन सबको माफ़ कर दिया, तो फिर ये 3 लोगों को आपने क्यों रखा हुआ है? क्यों आप इमरान खान की सज़ा माफ़ नहीं करते? क्यों आप शाह महमूद कुरैशी की सज़ा माफ़ नहीं करते? क्यों आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अज़ियत दे रहे हैं? तो ये ज़्यादती है इन तीनों के साथ। मेरा ख्याल है अगर आपने फ़ाइलें बंद करनी है तो मेहरबानी करके इन तीनों की फ़ाइलें बंद करें, और फिर उसके बाद फिर इनको बाकायदा सिस्टम में लेके आएँ ताकि ये सिस्टम चल सके। इसलिए ये सिस्टम नहीं चल सकेगा क्योंकि स्टेट को तो हम यही देख रहे हैं कि मियाँ नवाज़ मुजरम होते हैं, मियाँ नवाज़ साहब हीरो होते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ मुजरम होते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब मुजरम होते हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट होते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब मुजरम होते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हैं, MKM पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा होती है, MKM फिर पाकिस्तान हो जाती है। तो ये खेल इतनी बार खेला गया है, ये खेल इतनी बार देखा गया है कि अब किसी खेल के ऊपर यकीन करने को दिल नहीं करता। तो मेरा ख्याल है स्टेट को एक बार ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की एक कमेटी बना के सारे जराइम तस्लीम करके
महमूद अचकज़ई की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। कल महमूद अचकज़ई ने कौमी असम्बली में तकरीर की है और मेरा ख्याल ये है कि सच्ची तकरीर की उस शख्स ने, खुले दिल के साथ तकरीर की है। स्टेट को उस तकरीर को सुनना भी चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। और अता तारड़ साहब जो नए वज़ीर इत्तलात बन रहे हैं, आप उनका कमाल देखें कि जब महमूद अचकज़ई ने सच बोला तो वो खड़े होकर कह रहे हैं जी कि इनको ये गलत कह रहे हैं और हम इनके जो ग्रीवेंसीज हैं या इनका जो दर्द है वो कुछ और है। तो वो उनकी तरदीद कर रहे थे महमूद अचकज़ई के, जो वो सच बोल रहा था। तो मेरा ख्याल है महमूद अचकज़ई के सच को सच माने, खुले दिल के साथ सबको माफ़ करें, सिस्टम लेके आएँ, सिस्टम में लेके आएँ लोगों को, जिसका जो मैंडेट बनता है उसको दें ताकि ये मुल्क चल सके। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकेगा। और आखिरी बात, असद तूर और इमरान रियाज खान के ऊपर भी मेहरबानी करें। इनका कोई बहुत ज़्यादा जुर्म नहीं है, इनका जुर्म बल्कि शहरयार अफरीदी, फैसल जावेद, शानदाना गुलजार और असलम इकबाल से बड़ा नहीं है। तो अगर आपने उनको माफ़ कर दिया है तो इन बेचारों की क्यों जान ले रहे हैं? 60 घंटे हो गए असद तूर को भूख हड़ताल किए हुए, क्यों उसको मारना चाहते हैं? ये इतने बड़े मुजरम नहीं हैं। अगर बड़े मुजरम आपके कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इनको भी माफ़ कर दें, इनको भी खुला छोड़ दें। इन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया।